हेलो एंड वेलकम टू पब्लिक वॉइस और मैं हूं आपका मेज़बान हमजा इश्तियाक। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त शदीद गैस की किल्लत का सामना है। एक ऐसा अवामी इशू है जिसके ऊपर बात करना निहायत ज़रूरी है। हमारे सफारती ताल्लुकात तो बेहतर हैं कुछ ममालिक के साथ, लेकिन हम उनसे उस तरह फ़ायदा नहीं ले पाते जिस तरह लेना चाहिए, क्योंकि रशिया के पास भी इस वक्त वाफर गैस के ज़खायर मौजूद हैं। और आज जो रशिया के नायब प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है वो भी बड़ी पाकिस्तान के लिए खुश आइंद है अगर उसके ऊपर नोटिस किया जाए। और उन्होंने कहा है कि अलेक्जेंडर नोवाक जो उनके नायब प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हैं रशिया के, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को तवील मुद्दत के लिए कुदरती गैस फराहम की जा सकती है। पाकिस्तान को गैस की शदीद किल्लत का सामना है और मुल्क में तवानाई का शदीद बहरान है। रूस तवील मुद्दत के लिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान की मार्केट्स को भी वस्ती एशिया और या फिर ईरान के जरिए कुदरती गैस फराहम कर सकता है। घरेलू इस्तेमाल के लिए गैस के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए रूस और अजरबैजान के दरमियान भी मुआहदा तय पा गया है। मास्को की जानिब से किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान को भी बड़ी मिकदार में गैस की सप्लाई की बातचीत चल रही है। गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान के एक आला सतही वफद ने वफाकी वज़ीर मुमलिकत सेनेटर डॉक्टर मुसद्दक मलिक की सरबराही में मॉस्को का दौरा किया था, जिसमें रूस से तेल और गैस की खरीदो फरोख्त के ऊपर बातचीत भी हुई थी। और उसके ऊपर बहुत सी मजीद पाकिस्तान की कैबिनेट जो गवर्नमेंट की कैबिनेट है इससे भी सोच विचार किया था और आखिरकार रशिया से तेल और गैस के ऊपर बातचीत करने का फैसला किया था। अब बात इन तमाम चीज़ों में ये है कि पाकिस्तान तो इस तरफ बहुत देर से गामजन है, क्योंकि गैस के कुदरती ज़खायर पाकिस्तान में ख़त्म होते जा रहे हैं, जो एक इंतहाई तशवीशनाक बात है। और इसका सलूशन तो यकीनी तौर पर हमें निकालना होगा। आसिफ जरदारी साहब ने ईरान के साथ एक गैस पाइपलाइन का मुआहदा किया था, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? वो खटाई में पड़ गया सियासी हालात के पेश नज़र या सियासी मसलिहत के पेश नज़र या फिर सियासी बहरान के पेश नज़र, ये तमाम चीज़ें पीछे पड़ती गई पाकिस्तान के ऊपर। अब ये जो 2015 में पाकिस्तान और रूस के दरमियान 1100 किलोमीटर तवील पाइपलाइन गैस पाइपलाइन बिछाने का मुआहदा भी हुआ था। शाह खान अब्बासी उस वक्त के वजीर पेट्रोलियम थे, उनको भी जो है उन्होंने MOU भी साइन किया था, मेमोरेंडम ऑफ सारी चीज़ें भी हुई थी, याददाश्तों पर भी दस्तखत होते रहे, लेकिन ये चीज़ें बाज़ाब्ता तौर पर क्यों पाकिस्तान में नहीं हो पाई? कराची और लाहौर के दरमियान पाइपलाइन बिछाने के लिए कुदरती वसाइल के हवाले से भी बहस की गई थी। इस मनसूबे के तहत पाकिस्तानी वजारत पेट्रोलियम की मातहत कंपनी इंटर स्टेट गैस सिस्टम और उसी कंपनी RD ग्लोबल के दरमियान प्रोटोकॉल दस्तखत भी हुए थे। ये तमाम चीज़ें हुई तो रूस के ताउन से पाकिस्तान में जारी तवानाई बहरान और काबू पाने में मदद भी मिलेगी। ये तमाम तर चीज़ें हुई थी, लेकिन फिर भी ये तमाम मामला खटाई में क्यों पड़ता गया और पाकिस्तानी अवाम जो है एक मरतबा फिर स्टोन एज में क्यों जाती जा रही है? पाकिस्तानी अवाम के पास वो गैस मुहैया नहीं है जिसके ऊपर उनको अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करनी है, इंडस्ट्री को चलाना है। यकीन तौर पर पाकिस्तान में बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो है वो गैस से चलती है और गैस का लीक बहुत बड़ा है। अगर ये चीज़ें प्रॉपर तरीके से मैनेज ना की गई तो तमाम हालात में पाकिस्तान जो है एक बहरान का सामना तो कर रहा है और मजीद बहरान का सामना भी करना पड़ सकता है। इस मौजूद पर बात करने के लिए बिलाल खान साहब माहिर बैनुल अक़वामी अमूर मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बिलाल खान साहब, क्या समझते हैं आप ज़ाती तौर पर तमाम चीज़ों के ऊपर ये जो एक याददाश्तों के ऊपर दस्तखत हुआ और ये जो नायब वजीर आजम अलेक्जेंडर नोवाक ने जो कहा है रशिया के प्राइम मिनिस्टर ने, उसके ऊपर आपके क्या ख्यालात हैं, क्या आपके ऊपर तबसरा है इसका? बिलाल खान साहब शायद हमारे साथ भी मौजूद नहीं है। नाजरीन, ये तमाम तर सूरत हाल ऐसी है कि जिसके ऊपर बातचीत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा भी मेरे इस प्रोग्राम में मौजू शामिल है जो कि इंतहाई पाकिस्तान में तमाम बहरान एकदम से आते हैं और जिनका कोई सदुबाब करने वाला नहीं होता। इंडस मोटर्स के बाद पाक सुजुकी ने भी अपना प्लांट बंद कर दिया है और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक पाकिस्तान को एक बड़ा धचका लगने जा रहा है। इंडस मोटर्स टोयोटा के बाद पाकिस्तान में मोटर गाड़ियों की बड़ी कंपनी पाक सुजुकी ने भी प्लांट बंद कर दिया है। कंपनी के बयान के मुताबिक पैदावारी प्लांट 2 जनवरी बरोज पीर से 6 जनवरी बरोज जुम्मा तक बंद रहेगा। तहम 1 जनवरी को इतवार जबकि 7 और 8 जनवरी को हफ्तावार तातीलात के बायस प्लांट को गैर अलानिया तौर पर 8 दिन के लिए बंद किया जाएगा। पाक सुजुकी की मोटरवे जो कंपनी है, इनकी जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि दरामदी पाबंदियों की वजह से पाक सुजुकी के लिए बहुत नाजुक वक्त है। मुस्तकबिल के हवाले से भी गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से ये इल्म नहीं ये पाबंदियां मजीद कितना अरसा हमें फेस करना पड़ेंगी। ये भी एक बहुत बड़ा बहरान है।
ये पहले बहरान से लिंक करता है, क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भी वही बुनियादी तौर पर चीजें, वही सहूलियात दरकार होती हैं जो दूसरी इंडस्ट्री को चाहिए होती हैं, जो पाकिस्तान की आम आवाम को चाहिए, और वो भी गैस की शॉर्टेज की वजह से इस तरह के फैसले करने पर मजबूर हैं, जिसकी वजह से एक बड़ा बहरान आएगा। गाड़ियों की कीमतें जो है यकीनी तौर पर इसकी जब डिमांड एंड सप्लाई में बैलेंस नहीं क्रिएट हो पाएगा तो इनकी कीमतें भी आसमान को छुएंगी। पहले ही पाकिस्तानी अवाम की 10 तरह से गाड़ियां जो है वो बाहर निकलती जा रही हैं। तीसरा बहरान पाकिस्तान की अवाम की रोटी से मुतालिक है, आटे से मुतालिक है, जो एक आम मजदूर का भी इशू है, जो आम इंसान का इशू है, जो 2 वक्त की रोटी पूरी करने के लिए जरूरी होता है। बलोचिस्तान में आटे का शदीद बहरान है, 100 किलो वाली बोरी 12,000 की हो गई है, और पंजाब में भी मिल्स मालिकान ब्लैक मार्केट से महंगे दामों गंदम खरीद रहे हैं। पंजाब ने आटे और गंदम की बैलेंस सूबाई मुंतकिली पर पाबंदी आयद कर रखी है। अगर यहां से ये पाबंदी नहीं हटेगी तो बलोचिस्तान को वो गंदम सप्लाई नहीं हो पाएगी, और यकीनी तौर पर वहां पर एक डिफॉल्ट हो जाएगा गंदम का बलोचिस्तान की अवाम के लिए। यही नहीं, तोबा चकजई, तोबा काकड़ी, तकी, नोशकी, शागी और जोब में भी आटे का बहरान पैदा हो गया है। तमाम बलोचिस्तान इसके लपेट में है, और पंजाब की अवाम के लिए साल 2022 आटे और रोटी की कीमत भी कोई अच्छी नहीं रही है। ये हर रोज, हर महीना, हफ्तावार ये बढ़ती रही है। एक बरस के दौरान निजी गंदम की फी मन कीमत में 350 रुपए, जबकि सरकारी सस्ते आटा के 20 किलो थैले की कीमत में 315 रुपए की गैर मामूली इजाफे का ये सामना करना पड़ा पाकिस्तानी अवाम को। ये तमाम चीजें एक दूसरे के साथ लिंक हैं। सबसे पहले पाकिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज खत्म होते जा रहे हैं। वो नेचुरल रिसोर्सेज के लिए अगर हमें कहीं से मिले भी हैं, कहीं दरियाफ्त भी हुए हैं, जब तक पाकिस्तानी हुकूमत उसके ऊपर पूरी इन्वेस्टमेंट नहीं करती, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करती, मशीनरी उस तरीके से अपग्रेड करके उन चीजों को पाकिस्तानी अवाम के लिए जो है वो कारामद नहीं बनाया जाता, तब तक ये दूसरी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है और फिर आटे का बहरान, जो रोटी महंगी, ये तमाम चीजें आपस में इंटरलिंक हैं। इस मौजू पर बात करेंगे। हमारे साथ ब्रेक के बाद मेहमान भी मौजूद होंगे। यकीनी तौर पर इसका बेहतर सोल्यूशन बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारी पूरी कोशिश है कि हम वो आवाज उठाएं अवाम की जिसका कोई सोल्यूशन निकालकर उनको बताया जा सके, ताकि हम चीजों को बेहतर करने की कोशिश कर सकें। नाज़रीन, मेरे साथ रहिएगा। वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स। पाकिस्तान में चल रही गैस बहरान की, वो गैस की जो किल्लत है, और उसके अलावा जो एक खुश आइंद बात है पाकिस्तान के लिए, जो रशिया के वाइस प्राइम मिनिस्टर अलेक्जेंडर नोवाक ने कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को तवील मुद्दत के लिए कुदरती गैस फराहम की जा सकती है। अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें। पाकिस्तान इस वक्त इसी चीज़ का तो ज़रूरत उसको महसूस हो रही है। पाकिस्तानी अवाम शदीद गैस बहरान का सामना कर रही है, और अगर पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉन्ड्स मजबूत हैं, सफारती ताल्लुकात बहुत बेहतर हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें ज़ाती तौर पर पाकिस्तान को कुछ डिले करने चाहिए मामलात को, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान शायद इसीलिए जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है पाकिस्तान को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स करने की रशिया के साथ, या कोई भी अगर इंटरनेशनल कंट्री हमें इस चीज़ के लिए सपोर्ट करता है। तो इस मौजू पर बात करने के लिए बिलाल खान साहब, माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर, मेरे साथ मौजूद है। सर, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बिलाल खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या समझते हैं सर, ये जो एक बड़ी खुश आइंद स्टेटमेंट आई है वाइस प्राइम मिनिस्टर रशिया के, उनकी जानिब से, और पाकिस्तान में चल रहे इस गैस बहरान का, आपको पता ही है सर्दियां हैं और आम इंडस्ट्री को भी गैस मुहैया नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से हम वो प्रोडक्ट तैयार नहीं कर पा रहे जिनको एक्सपोर्ट करें, और यानी ये एक ऐसा इशू है जिसके साथ बहुत से इश्यूज लिंक हैं, और अगर इसको सॉर्ट आउट कर लिया जाता है तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान बरामदी शोबे में बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकता है और तमाम चीजों को इकोनॉमी के हवाले से बेहतर कर सकता है। क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। देखें, आपके टेक्सटाइल से लेकर फर्टिलाइजर तक पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल मुल्क है। आप जानते हैं हमें गैस की जरूरत है, और इस वक्त खास तौर पर अगर आप देखें तो घरेलू जो सार्फिन है उन्हें बड़ी दिक्कत उठानी पड़ी है। आप लाहौर की मिसाल ले लें कि यहाँ पे कुछ घंटों के लिए गैस आती है, मेजॉरिटी लाहौर के अंदरों पे चली जाती है। और रिसेंटली जो पेट्रोलियम डिवीजन जो पाकिस्तान का है, उसने जो डाटा जारी किया उसके मुताबिक जो गैस के कंज्यूमर है वो 10 मिलियन से बढ़ चुके हैं, और जो इस वक्त डिमांड है गैस की वो 60 मिलियन मेट्रिक क्यूबिक फीट पर डे की है।
और ये जो है पाकिस्तान पूरी नहीं कर पा रहा, अपने सार्फिन की जो डोमेस्टिक सार्फिन है उनकी नहीं पूरी कर पा रहा। तो अभी कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान, क्योंकि अब सर पे आई है इंडस्ट्री, आपको पता है कि वो हमारी ऐसा ऐसा बंद हो रही है। आपसे जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जानना बिलावल खान साहब, वो ये है कि पाकिस्तान के रशिया के साथ कितने स्ट्रॉन्ग टाइज हैं, और अगर रशिया इस तरह की ऑफर कर रहा है तो पाकिस्तान को किन चीजों के ऊपर सोचना पड़ेगा? कहीं हमें अमेरिका बहादुर की तरफ तो नहीं देखना पड़ेगा कि वो हमें अलाउ करता है या नहीं? ये एक बहुत बड़ा है, क्योंकि अगर आपको याद होगा कि कुछ माह पहले जो है हमारे लीडरशिप की तरफ से एक सिग्नल आया था, उन्होंने कहा कि हम अमेरिका की नाराजगी मोल नहीं ले सकते। इसमें मैं फिर आपको बताऊं कि अभी जो शंघाई कॉन्फ्रेंस का जो इजलास हुआ जहाँ पे वजीर आजम शहबाज शरीफ भी गए हुए थे, वहां पे काफी डेवलपमेंट्स हुई हैं। मसलन ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन जो है उसके ऊपर भी हुई। आप जानते हैं कि 900 किलोमीटर अपने हिस्से का काम ईरान ने खत्म हो गया था, दोबारा इस पर बातचीत शुरू हो गई है। अगर ये गैस पाइपलाइन बन जाती है तो 750 MMCFD जो है वो 25 साल तक पाकिस्तान को सप्लाई करेगा। इसके अलावा भी मुसद्दिक मलिक जो हैं उन्होंने भी हमें बताया कि ऑयल भी हम सस्ते दामों लेने की बात हुई है, उसमें कामयाबी मिली है। उसके अलावा उन्होंने बताया कि तकरीबन 20,000 जो गैस जो है मैट्रिक टन गैस जो है वो हम अजरबैजान से भी लाएंगे। और ये कैसे आएगी? ये आपको याद होगा कि चंद साल पहले टैपी पाइपलाइन जो तुर्कमानिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान जो है वो पाइपलाइन का एक मंसूबे पे गनी रजीम के अंदर हमने साइन किए थे और उस पर काम शुरू होगा। तो जो तुर्कमानिस्तान जो है उसमें इस वक्त नॉन बहुत ज्यादा रिजर्व्स हैं गैस के। एक तो हमें वहां से मिलेगी तुर्कमानिस्तान और अजरबैजान के दरमियान। अजरबैजान आपको पता है कि हमारे बड़े काराबाख की जो जंग थी रशिया और तुर्कमानिस्तान इसके अजरबैजान के दरमियान, तो क्या ये चीजें वही वो रास्ता नहीं, रूट पाकिस्तान को नजदीक पड़ता जिसे पाकिस्तान में भी इंटरवीन किया था? जी, पाकिस्तान तो कोशिश करता रहा, लेकिन बात ये हुई कि फिर वो कहते हैं ना, अल्लामा इकबाल कहता है कि तू झुका जो गैर के आगे ना तन तेरा ना मन। हम बेसिकली डिपेंडेंट रहे हैं। हमने अपने इंटरनली जो है ना डेवलपमेंट की कोशिश नहीं की। दूसरा जो है 1948 से आप नेशनल इंटरेस्ट का मामला है ना बिलावल खान साहब। देखिए ये पाकिस्तान की आवाम के नेशनल इंटरेस्ट का मामला है, उनके लिए जरूरत है। तो फिर अगर हम रशिया के साथ इस तरह के टाइज कर लेते हैं तो अमेरिका, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई रखना डाल सकता है। नहीं, अमेरिका आपके ऊपर पाबंदियां लगा सकता है। और हम इस वक्त आपको पता है जो हमारे फॉरेन रिजर्व्स हैं, एक अच्छी बात है। हमने देखा खान साहब के जमाने के अंदर, PTI के जमाने के अंदर कुछ पेशरफ्त हुई थी, हम रीजनल इंटीग्रेशन की तरफ जा रहे थे। अब मसला ये है कि अगर आपका मुआहदा भी हो जाता है तो ये गैस किस तरह आएगी? देखिए, गैस के दो तरीके हैं, या तो वो टैंकर्स के अंदर आएगी, लैंड रूट तो हमारे पास नहीं है, और अगर पाइपलाइन बिछना शुरू होती है तो वो तो बड़ा टाइम लेंगी। तो अब ये देखना ये है कि ये जो हमें गैस का उन्होंने ऑफर की है, क्योंकि कोई ऑफर, इतनी बड़ी ऑफर आती है तो उसके पीछे कुछ रशिया के भी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट होंगे, उनके अपने भी इंटरेस्ट होंगे इस चीज में। जी, तो जिसके लिए रशिया हमें ये ऑफर कर रहा है, क्योंकि इसी रशिया ने कुछ अरसे पहले आपको याद होगा कि हमें कहा था कि ऑयल प्राइस जो है हम कम उनको दे रहे हैं जो अमेरिका के ज़ेरे असर नहीं आए। तो हमने तो एक बयान दिया था। अब जब वो एकदम दिल खोल रहा है और हमें रशिया की तरफ से ये ऑफर आ रही है कि वो हमें सप्लाई करेगा गैस, तो हमें ये देखना होगा कि एक तो इस पर कितना टाइम लगेगा, दूसरा उसके पीछे वो क्या यानी कि बातें होंगी जिन पे रशिया चाहेगा कि जब हमें वो गैस दे। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस वक्त इसका मतलब है आप देख रहे हैं कि ये पाकिस्तान के फ्यूचर को फोर्सी कर रहे हैं कि इस तरह शायद मुमकिन नहीं हो सकता पाकिस्तान फिजिकली, क्योंकि एक तो फिजिकली प्रॉब्लम भी है, दूसरा ये जो हमारे टाइज है अमेरिका के साथ उसकी वजह से प्रॉब्लम है। पाकिस्तान ये ऑफर अवेल करने की पोजीशन में नहीं है। पाकिस्तान अवेल करनी चाहिए। मेरे ख्याल में जब मुसद्दिक मलिक साहब इस पे हमें खुशखबरी दे रहे हैं और उन्होंने बताया कि रशियन पेट्रोलियम मिनिस्टर जो है इस जनवरी के अंदर जो है अगले माह जो है वो पाकिस्तान आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये पाकिस्तान की तरफ से भी काफी पॉजिटिव सिग्नल्स हैं जो रशियन पेट्रोलियम मिनिस्टर यहाँ पे आ रहे हैं। मैं आपको बता रहा था कि इस वक्त दुनिया में जो सबसे ज्यादा गैस प्रोड्यूस और सप्लाई कर रहा है ना वो रशिया कर रहा है। इनकी जो गैस पॉन है वो फॉर्म जो कंपनी है सरकारी, वो 515.6 बिलियन क्यूबिक मीटर जो है ना वो इस वक्त प्रोड्यूस कर रही है, और दुनिया में कोई आसपास नहीं है गैस का इतना बड़ा प्रोवाइडर, सप्लायर और प्रोड्यूसर। तो हमारे लिए तो अच्छा होगा कि चले, एक तो आप रीजनल जब
आप रशिया से सर लेंगे बिल्कुल तो एक बेहतर तो फायदा ये होगा, कि लेकिन वो हर्डल्स तो है ना, एक तो हमें इतना लंबा एरिया कवर करना होगा, पाइपलाइन जल्दी बिछेंगी नहीं, ज्योग्राफिकली बाउंड्रीज की वजह से हमें काफी ज्यादा बैरियर्स का सामना हो सकता है, इंटरनेशनल टाइल्स की वजह से हो सकता है। तो ईरान के साथ तो हमारा बिल्कुल हमसाया है, ईरान के साथ हमारे मामला सेटल भी थे, वो क्यों खटाई में पड़ गया मामला? उसमें वो कुछ पेट्रोलियम प्राइसेस के साथ नहीं कर रहे थे, गैस प्राइसेस, जो पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल था। और फिर ऑफ कोर्स की एक रजीम आपको पता है कि सैंक्शंस की चल रही है जो ईरान के खिलाफ। अब हमें नजर आ रहा है कि वो जो ईरानी न्यूक्लियर डील जो थी उसमें भी पेशरफ्त हुई है, और शायद ईरान जो है उसके ऊपर से काफी पाबंदियां जो है वो उठा ली जाए अगर इसको अब यानी कि स्पॉइल नहीं करता इसराइल या अमेरिका। तो उसका ये कि इस वक्त तो दुनिया के अंदर क्राइसिस तो चल रही है। आप जानते हैं कि ओपेक को भी कहा, अमेरिका ने, बाइडेन आया था जुलाई के अंदर, उसने कहा कि जी आप प्रोडक्शन बढ़ा देंगे। बेहतर क्या है इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन में, बेहतर क्या है बिलाल खान साहब? पाकिस्तान को ईरान की तरफ जाना चाहिए या रशिया की तरफ जाना चाहिए? ईरान के ऊपर जाएंगे तो ईरान के ऊपर पाबंदियां हैं, और अगर रशिया की तरफ जाएंगे तो पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लग सकती हैं। तो इन बिटवीन डिप्लोमेसी का रास्ता क्या हो सकता है? देखिए जी, सबसे बेहतरीन रास्ता यही है जो मेरे ख्याल में, जब तक आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को नहीं देखेंगे, दूसरा आपको ना तो उस कदर की नजर से देखेगा ना वो आपकी केयर करेगा। तो पाकिस्तान को तो अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना चाहिए। रीजनल इंटीग्रेशन बहुत जरूरी है हमारे लिए, खास तौर पे हम एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन रखते हैं, अगर हम उसमें जाते हैं तो एक दूसरे से फवायद के बहुत ज्यादा मौके हैं। आपको याद होगा कि अभी फरवरी मार्च के अंदर उज़्बेक सदर भी आए थे यहाँ पे, बड़ी जबरदस्त किस्म की, अभी बल्कि उस पर काम भी शुरू हो रहा है। मैं आपको न्यूज देता चलूं कि बड़ी जल्दी जो है उज़्बेकिस्तान शुरू कर रहा है, जो उज़्बेकिस्तान से रेल ट्रैक पिछ रहा था काबुल से होता हुआ, जिसने पेशावर तक आना था। बिल्कुल ठीक बिलाल खान साहब, आपका सर पॉइंट आ गया, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इनका मौकफ यही था कि यकीनी तौर पर पाकिस्तान को एक बड़ा डिप्लोमेटिक होकर इन चीजों को देखना चाहिए और पाकिस्तान के इंटरेस्ट को देखना चाहिए, मद्देनजर रखना चाहिए सबसे पहले पाकिस्तानी अवाम के इंटरेस्ट को, पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को, ताकि पाकिस्तान को जिस चीज़ की ज़रूरत है उन चीज़ों को हासिल किया जा सके। और जो इसके दोस्त ममालिक हैं या जिनके साथ भी टाइज हैं, जिनके साथ भी ट्रीटीज हैं, उनको भी कुछ मैनिपुलेट किया जाए, उनको भी कुछ मैनेज किया जाए अकॉर्डिंग टू न्यू एंड एडवांस जो वर्ल्ड चल रहा है, एडवांस हवाले से, तरीकों से उनको भी पाकिस्तान को बेहतर करना चाहिए, ताकि पाकिस्तान उन मजबूत बुनियादों के ऊपर खड़ा होकर बातें कर सके, अपने आप को डेवलपमेंट की जानिब लेकर जा सके। वरना ये अगर हम ईरान की तरफ जाएंगे तो ईरान के ऊपर पाबंदी है, पाकिस्तान नहीं जा सकता, रशिया की तरफ जाएंगे तो पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लग सकती हैं। तो इस तरह तो फिर ये बिल्कुल स्टोन एजिज वाला और डार्क एजिज वाला जो हालात है वो पाकिस्तान में पैदा होते जाएंगे। नाज़रीन मेरे साथ रहिएगा, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स। पाकिस्तान इस वक्त बहरान दर बहरान का सामना कर रहा है और ये बहरान यकीनी तौर पर सियासी कायदीन की वजह से होगा, सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से होगा, मौशी अदम इस्तेहकाम की वजह से होगा। और पाकिस्तान में एक कुदरती आफत भी नाजिल हो रही है और वो ये है पाकिस्तान में जो उसके नेचुरल रिसोर्सेज थे गैस के, वो भी ख़त्म होते जा रहे हैं। पाकिस्तान में पेट्रोलियम के ज़खायर भी जो पहले से बचे कुचे मौजूद थे वो भी नहीं रहे, और हमारे इंटरनेशनल वर्ल्ड के साथ कुछ ताल्लुकात या पाकिस्तान की पोजीशन इस वक्त ऐसी नहीं है कि वो बड़े फैसले कर सके, जिसका एक बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान को ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी हो रहा है। इंडस मोटर्स के बाद पाक सुजुकी ने भी अपना प्लांट बंद कर दिया है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में मोटर गाड़ियों की बड़ी कंपनी पाक सुजुकी ने अपना प्लांट बंद कर दिया है। कंपनी के बयान के मुताबिक पैदावारी प्लांट 2 जनवरी बरोज पीर से 6 जनवरी बरोज जुमा तक बंद रहेगा। तहम 1 जनवरी को इतवार जबकि 7 और 8 जनवरी को हफ्तावार तातीलात के बायस प्लांट को गैर अलानिया तौर पर 8 दिन के लिए बंद किया गया है। पाक सुजुकी मोटर कंपनी की जानिब से कहा गया है कि दरामदी पाबंदियों की वजह से पाक सुजुकी के लिए यह बहुत नाजुक वक्त है, मुस्तकबिल के हवाले से भी गैर यकीनी सूरत हाल का सामना है और हमें नहीं इल्म कि ये पाबंदियां कितनी देर मजीद चल सकती हैं। कंपनी ने मजीद कहा है कि डिमर्जीज और केबोर की बुलंद तरीन सतह हमारी सनत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारे डीलर्स और वेंडर्स भी बिल तरतीब फरोख्त और पैदावार ना होने की वजह से बहुत परेशान हैं। ये तमाम मामले के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ सलमान अली साहब मौजूद हैं। पाकवीर से इनका ताल्लुक है। सर आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सलमान साहब,
क्या कमेंट करते हैं सर? आप तो बेहतर समझते हैं, अगर पाकिस्तान में इंडस के बाद सुजुकी मोटर्स जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है और पाकिस्तानी यूजर जो है इसको बड़ा प्रेफर करते हैं, और अगर ये भी बंद हो जाते हैं प्लांट और अगर शॉर्टेज हो जाती है तो ये जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक बहरानी कैफियत होगी, प्राइसेस अप होंगी, क्या कमेंट्स हैं सर आपके? सर मेरे ख्याल में जब तक जो अगर आपको पता हो कि स्टेट बैंक की तरफ से जो ये मसला जो चल रहा है वो बेसिकली स्टेट बैंक जो है वो लेटर ऑफ क्रेडिट, जिसको आम जबान में हम लोग एलसी कहते हैं, वो इशू नहीं कर रही। और उसके पीछे वजह ये है कि जो डॉलर है स्टेट बैंक के पास उसके रिजर्व कम है, तो उस वजह से अल्टीमेटली जैसे आपने सारा बताया कि इंडस्ट्री पे इफेक्ट पड़ रहा है। और अभी ये अगस्त से पूरा सिलसिला शुरू हुआ था जब एलसी का मसला स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और अभी दिसंबर 20 से 30 तक जोटा की बंद है। और बिल्कुल, इसमें स्टेट बैंक के अलावा भी जो हमारी ये डॉलर एक्सचेंज कंपनीज हैं उन्होंने भी इस चीज का अदा किया है, उन्होंने भी दावा किया इस चीज का कि पाकिस्तानियों के पास 10 अरब डॉलर्स अब मौजूद हैं जो उन्होंने रिजर्व कर लिए हैं, जो बैंकों के पास अवेलेबल नहीं है, स्टेट बैंक के पास अवेलेबल नहीं है। तो फिर तो सर ये स्टेट बैंक जो कर रहा है ये तो उसकी करना मजबूरी है ना। हाँ, लेकिन सर उसका फिर ऑब्वियसली इम्पैक्ट वो कंपनीज को इसी तरह होगा कि ये बाहर से चीजें नहीं मंगवा सकते, ठीक है। उसमें अगेन जो अगर प्राइवेट लोगों ने कर लिया तो उसमें कंपनीज का कसूर तो नहीं हो, तो गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा उसमें। बिल्कुल ठीक। तो क्या सोल्यूशन क्या देखते हैं, फिर क्या होना चाहिए? सर अभी जो अनसर्टेनिटी है वो जैसे मैंने आपको बताया कि अगस्त से स्टार्ट है, उससे पहले कोविड की वजह से था। तो अभी जो जैसे आपने भी बताया कि अभी नियर फ्यूचर में कोई भी स्टेबल पोजीशन होने की चांसेस नहीं है एटलीस्ट फॉर ऑटो इंडस्ट्री। तो ये जो मौजूदा कारें हैं इनके प्राइसेस यकीनी तौर पर बुलंद होंगे फिर? जी बिल्कुल सर, क्योंकि अभी जो ऑटो इंडस्ट्री में ये होता है कि फिर एक तो डिलीवरी टाइम बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो जाता है। अभी भी जो एवरेज डिलीवरी टाइम है वो 8 से 9 महीना है तकरीबन सब गाड़ियों में, ठीक है। उसके बाद जो है अगर आपने ऑन मनी का जो एक बहुत ज्यादा मसला ऑटो इंडस्ट्री का वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इन चीजों की वजह से। जब डिलीवरी डिले होती है, प्रोडक्शन पीछे से होती है, तो इस वजह से ये जो दो मेन मसले हैं कि डिलीवरी बहुत लेट हो जाएगी और उसके बाद जो ऑन मनी का पहले बहुत ज्यादा इशू है वो और ज्यादा हो जाएगा। और एंड पे जो एंड कंज्यूमर है आप जैसे लोग जो है जो आम बंदा वो सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। तो सर इन हालात में आप नहीं समझते कि गवर्नमेंट को कोई इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स करने चाहिए जिससे कुछ अगर डॉलर्स के अलावा किसी करेंसीज के ऊपर कुछ इस तरह की कोई एग्रीमेंट साइन हो जाए कि जिससे सेल परचेज के रास्ते खुल सके, तो बेहतर हो सकता है मामला, क्योंकि डॉलर के ऊपर तो एक बहुत मैनिपुलेशन चलती आई है और इस वक्त तो हालात बहुत ही खराब हैं डॉलर के हवाले से। तो कोई और करेंसी ऐसा किरदार अदा कर सकती है? डॉलर एज और इकोनॉमिक्स के एज सच मेरी फीलिंग तो नहीं है, लेकिन अगर आप करेंसी चेंज नहीं करना चाहेंगे तो आपको चाइना के साथ जो येन है उस पर कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी रिसेंटली जो सबसे ज्यादा कंपनी एंटर हुई है पाकिस्तान में, जो नई कंपनी आई है जिसमें चंगान है और एक दो और है, वो सारी मैं भी इसी तरफ पॉइंट आउट कर रहा था, इसी तरफ मैं बात लेकर जाना चाह रहा था कि चाइना हमारा करीबी दोस्त भी है और हमारे साथ कोई पाबंदियां भी, उसकी टाइज भी ऐसी हैं। तो अगर हम उनके करेंसीज में अपनी करेंसीज के थ्रू कुछ ऐसा कोई ट्रीटी, कोई ऐसा कोई मेमोरेंडम हम साइन करें ताकि कम से कम ये चीजें पाकिस्तान के अंदर खपत तो पूरी की जा सके इससे। हाँ बिल्कुल, और अगेन उसके लिए जो ये बिल्कुल टॉप लेवल से काम स्टार्ट करना पड़ेगा। जो ऑटो इंडस्ट्री है वो खुद अपने तौर पे तो ये नहीं कर सकती, तो इसमें आपको स्टेट बैंक को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, जो भी करंट गवर्नमेंट है वो तो करना पड़ेगा, लेकिन ऑटोमोबाइल वो तो करना पड़ेगा, वो तो हुकूमत का काम है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इस चीज को प्रेफर करेगी कि चाइनीज की गाड़ियां जो है पाकिस्तान में आए रादर देन दीगर जो अदर ब्रांड्स हैं होंडा सुजुकी वगैरह के। जो जैसे मैं आपको पहले बता रहा था, नई काफी सारी कंपनीज हैं जो अभी चाइना की ही है, जैसे चेरी की टीगो आई है, चंगान की एल्सिन वगैरह आई है। इस तरह बेसिकली एमजी जो भी है वो बेसिकली वैसे तो वो कहते हैं कि यूके की, लेकिन अभी जो उसका पेरेंट कंपनी है वो चाइनीज की है। सर ये ब्रांड बिल्डिंग तो डीलर से करनी होती है ना, इसीलिए तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि ब्रांड बिल्डिंग आप किस तरीके से करेंगे, कर पाएंगे? पाकिस्तानी अवाम को वो चीजें मिल जाएंगी इस तरीके से? जी सर, अगेन ये एलसी वगैरह का मसला हल हो जाएगा तो जो चाइनीज कंपनी जो नई आई है उनकी अभी जो आफ्टर सेल सर्विसेज बहुत अच्छी है, तो मेरे ख्याल में मसला बहुत शुक्रिया सलमान अली साहब आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। पाक विल्सन का ताल्लुक था, बहुत क्लियर मौकफ में उन्होंने चीज़ों को बताया
कि स्टेट बैंक की जानिब से जो एलसीज का मामला है, एलसीज जारी नहीं होती, जिसकी वजह से एक बहरान आ जाता है, दरामदी चीज़ें नहीं आ सकती, हम इंपोर्ट नहीं कर सकते पार्ट्स को इंपोर्ट नहीं करेंगे तो गाड़ियाँ यहाँ पर असेंबल नहीं हो पाएंगी, और असेंबल नहीं होंगी तो यकीन तौर पर बहरान का सामना तो करना पड़ेगा। और अगर दरामद कर भी ली जाती हैं तो उनके प्राइसेस बहुत हाई होते हैं, वो पाकिस्तानी अवाम की रेंज से बाहर निकल जाते हैं और फिर पाकिस्तान में गाड़ियों की प्राइसेस हाई होती हैं। ये दोनों वजूहात जो है पाकिस्तान के उस पहले मौजू के साथ भी लिंक है और पाकिस्तानी इकोनॉमी के साथ सबसे ज्यादा ये इसका लिंक है, क्योंकि ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अगर इकोनॉमिकली इंस्टेबिलिटी को दूर नहीं करेगी तो हमें ये चीजें देखना पड़ेंगी और उनके ऊपर मजीद बात भी होती रहेगी। नाज़रीन मेरे साथ रहिएगा, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स। पाकिस्तान में मजीद बहरान और मजीद बहरान। सबसे पहले हमने गैस के इशू को उठाया, उसके बाद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और इसके बाद पाकिस्तानी अवाम का जो सबसे बुनियादी इशू है, जो अवाम से बिल्कुल डायरेक्टली बिलवास्ता जिसका ताल्लुक है, वो आटा और गंदम है। नाज़रीन ये सूरत हाल पाकिस्तान में पैदा हुई है सैलाब के बाद कि बलूचिस्तान में आटे का शदीद बहरान पैदा हो गया है। 100 किलो वाली बोरी 12,000 रुपए की हो गई है और इसके अलावा मिल्स मालिकान ब्लैक मार्केट से महंगे दामों गंदम खरीद रहे हैं। पंजाब ने आटे और गंदम की बैनुल सूबाई मुंतकिली पर पाबंदी भी आयद कर रखी है और महकमा खुराक को बलूचिस्तान में आटे की योमिया जरूरत का डाटा ही मालूम नहीं है। जबकि दूसरी जानब देखा जाए तो पंजाब की आवाम के लिए 2022 में आटे और रोटी की कीमतों में होशरुबा इजाफा रहा है। एक बरस के दौरान निजी गंदम की फी मन कीमत में 350 रुपए, जबकि सरकारी सस्ते आटे के 20 किलो थैले की कीमत में 315 रुपए का गैर मामूली इजाफा देखने को मिला है। अब महकमा खुराक पंजाब के पास गंदम के नाकाफी स्टॉक्स हैं और वफाकी हुकूमत की जानिब से इंपोर्ट में ताखीर के सबब ओपन मार्केट में निजी गंदम की कीमतों में 2000 रुपए फी मन से ज्यादा का इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। तो तमाम चीजों में देखना यह है कि क्या इनका कोई सोल्यूशन निकलेगा, पाकिस्तान हमेशा इस तरह के बहरानों में घिरा रहेगा या इसका कोई सोल्यूशन भी निकाल सकेंगी हमारे जो कायदीन हैं, जो हमारे सियासी कायदीन हैं या हमारे लीडरान हैं। इस मौजू पर बात करने के लिए मलिक ताहिर साहब, साबिक चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। सर आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ताहिर मलिक साहब आपने मेरी गुफ्तगू सुनी, तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स भी देखे, ये खबरें हैं, आपके पास ग्राउंड रियलिटीज के ऊपर क्या न्यूज है, जो असल में बात है वो क्या है, और हम इस बहरान को एंटर हो चुके हैं इस बहरान के अंदर या इससे अभी कोई बचने का चांस मौजूद है? देखते हैं, पाकिस्तान में गंदम की पहले दिन से ही शॉर्टेज थी, जिसको पूरा करने के लिए हमारी एसोसिएशन ने पहले ही बता दिया कि बाहर से गंदम मंगवा ली जाए, जो गवर्नमेंट ने डिले किया और गंदम नहीं मंगवाई इन टाइम, जिस वजह से ये सारा बहरान पैदा हो रहा है। और फिर बलूचिस्तान में कुछ ये प्रॉब्लम है कि उनकी जो गवर्नमेंट थी उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से गंदम नहीं मिली थी उनको, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी नहीं थी, उस वजह से नहीं मिली। जब उनकी दूसरी गवर्नमेंट आई उन्होंने गंदम दी उनको। अभी उधर क्या वजह है कि मौसम सर्दी का शुरू हो गया है, जो आटे की रोटी बंदा एक खाता था वो 2 खाना शुरू हो गया, उसकी वजह से भी बहरान है, क्योंकि गंदम थोड़ी है और खाने वाले ज्यादा है। सैलाब ने भी मुतासर किया है हमें जी, सैलाब ने भी मुतासर किया है हमें। नहीं, सैलाब ने तो किया था ना जी, पहले दिन से सैलाब की वजह से सारे मुतासर हुए थे, उसकी वजह से तो हमारी एसोसिएशन ने सेंटर में हमारे आसम रजा साहब ने, चेयरमैन ने बता दिया था कि आप गंदम को बाहर से मंगवा लें टाइम पे, क्योंकि उस वक्त मिल रही थी, उस वक्त मंगवाई होती, आज सब सूबों को बांटी होती तो इतना बहरान पैदा ना होता जो इस वक्त पैदा हुआ है। यानी सबसे ये तमाम बहरान है ही नहीं। देखो, कभी किसी की गवर्नमेंट होती, कभी किसी की गवर्नमेंट सूबे में किसी की होती है। देखिए ये मलिक साहब ये सियासी बहरान तो हमें सारा बहरान पैदा हो, सियासी बहरान तो हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो अदम इस्तेहकाम है सियासत में, वो उसकी वजह सबसे बुनियादी तौर पर वजह तो वही है, मगर इन हालात में भी हमने सर्वाइव तो करना है ना। सर्वाइव किस तरीके से? हायर थे, लोगों के पास अपने जाती होते हैं, वो सारे बह गए थे, जो लोग वो भी आज मिलों का आटा खाने के लिए उसके ऊपर आ गए हैं, नहीं तो अपना आटा खाते थे, अपनी गंदम पसा के आटा खाते थे, जिस वजह से ये सारा बहरान पैदा हो गया। तो ये इंपोर्ट में जो पाबंदी लगी है, इंपोर्ट पर पाबंदी होने की वजह से इंपोर्ट गवर्नमेंट खुद मंगवा सकती ना, हमारे पास इतना डॉलर ही नहीं है कि प्राइवेट लोगों को दे जाते, प्राइवेट लोगों को कह दे वो डॉलर नहीं रहे ना, यही तो बात है। हुकूमत वेबिलिटी हो जाएगी, महंगी जरूर होगी, वेबिलिटी जैसे अभी आज गंदम महंगी है, वेबिलिटी है, गंदम महंगी है, वेबिलिटी है, क्योंकि जो
सूबे अपनी गंदम पूरी इशू करें, जितनी डिमांड है उतनी डिमांड पे इशू नहीं हो रही। हालात तो आटा तो मिल रहा है, देखिए आटा सस्ता और महंगा मिलना कोई बात नहीं, आटा मिल रहा है जैसे जैसे इलाके हैं। अच्छा, ये आपने ये गंदम की शॉर्टेज नहीं है, इसका मतलब ये स्टॉक का मसला है? जी स्टॉक देखिए, स्टॉक है ही कम है, उसको उसी तरह लेके चलना गवर्नमेंट ने, जितना स्टॉक है उसके हिसाब से उसको चलाना है कि आखिरी मार्च टिकट चले, नहीं तो पहले खत्म हो गई तो फिर तो और चीज तो फिर सोल्यूशन यही है कि प्राइसेस हाई कर दो, उसको मार्च टिकट लेके चले, सोल्यूशन जो पड़ी है उनके बाद। आपकी नजर में सोल्यूशन फिर यही है कि मार्केट में प्राइसेस हाई हो जाए? नहीं, मार्केट के प्राइस देखे, गवर्नमेंट जिसमें सब्सिडी दे रही है उधर तो हाई नहीं है, उधर तो 1295 रुपए का पंजाब में आटा बिक रहा है, वाफर बिक रहा है। इसी तरह बाकी सूबों में भी जो सब्सिडाइज आटा है वो तो उसी भाव में बिक रहा है। जो प्राइवेट है, प्राइवेट जब गंदम है, महंग बाजार है, हमारी हुकूमत सब्सिडी देने की पोजीशन में नहीं है ना सर, नीचे तो नहीं बेच सकता, सब्सिडी देने की पोजीशन में नहीं है ना ऊपर मैंने अपने पैसे डाल के फिर बेचना है मेरी मिल ने, तो वो मैं कैसे नुकसान करूंगा? तो सर सब्सिडी देने की पोजीशन में तो नहीं है ना हुकूमत इस वक्त, पहले ही जो सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है उसका आटा अवेलेबिलिटी है, ग्रीन थैला पंजाब में भी और सब जगह जहां भी है, ठीक है नहीं, आप एक तरफ कह रहे हैं कि स्टॉक का मसला नहीं है, स्टॉक जो है वो अवेलेबल है। स्टॉक अवेलेबल, स्टॉक आटे का अवेलेबल है, जैसे जैसे गवर्नमेंट का आटा सब्सिडाइज बिक रहा है और प्राइवेट बिक रहा है वो भी मिल रहा है, तो महंगा बिक रहा है जो गंदम की रेट ज्यादा है। जब गंदम के रेट ज्यादा होंगे प्राइवेट में, तो प्राइवेट के हिसाब से बेचेगा अपना आटा। ठीक, तो तजावीज क्या है, सिफारिशात क्या है आपकी? क्या है वो तजवीज? तो गवर्नमेंट को पहले हमारी पोजीशन है दे देगी कि आप गंदम मंगवा लें, अभी गंदम जितनी है उसी से गुजारा करना पड़ेगा, इंशाल्लाह ताला हालात बेहतर रहेंगे, ऐसे भी बुरे नहीं है। वो कुछ खबरों की नजर होता है, टीवियों की नजर होता है, कुछ र्यूमर्स होती हैं, उसके ऊपर भी लोग कान डर लेते हैं। अच्छा, यानी आपके ख्याल में कि आपके बड़े मजबूत सोर्सेज भी होंगे और आपकी खबरें भी हमसे ज्यादा मोतबर होंगी, आप समझते हैं कि इतना बहरान नहीं है जितना दिखाया जा रहा है? जितना दिखाया जाए इंशाल्लाह हालात बेहतर हो जाएंगे। गंदम बाहर से आ रही है और भी वो इंशाल्लाह जब पहुंचेगी पाकिस्तान और 8-10 दिन में फिर और हालात बेहतर हो जाएंगे। तो सर इसमें जो एक और बात सुनने में आती है कि फ्लोर मिल्स एसोसिएशन या फ्लोर मिल्स की आपस में मोनोपोली होने की वजह से भी गंदम जखीरा हो जाती है, जखीरा होने की वजह से? नहीं, कोई ऐसा मोनोपोली नहीं होती, जो भी किसी मिल के पास होती है वो अपने पोर्टल पे डालता है और गवर्नमेंट को उसका पता होता है इस मिल के पास कितनी गंदम है। बिल्कुल ठीक, कोई अननोन नहीं होती, वो कागजों पे होती है, बैंकर सारी कागजों पे होती है। सर पाकिस्तान में तमाम चीजें अगर कागजों पर, पाकिस्तान में अगर तमाम चीजें कागजों पर दुरुस्त होने लगे तो फिर तो पाकिस्तान तरक्की ना कर जाए। बहुत शुक्रिया मलिक ताहिर साहब, आपका प्रोग्राम। वो होती पूरी है, जितनी होती है उन लोगों ने पैसे लगाए होते हैं, पूरी गंदम होती है, सारा कुछ लिखा पड़ा होता है। बहुत शुक्रिया सर आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, मलिक ताहिर साहब साबिक चेयरमैन फ्लोर मिल एसोसिएशन भी हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा बहरान है नहीं जितना दिखाया जा रहा है, ये शायद कोई पॉलिटिकल गेन हासिल करने की कोशिश की वजह से हो सकता है, और जो अल्टीमेटली पाकिस्तान के इकोनॉमिकल क्राइसिस है यकीनी तौर पर उसका ड्रॉबैक तो पड़ेगा और वो हमें हर शोबे में नजर आएगा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपने मेजबान हमजा इश्तियाक को इजाजत दीजिए। अल्लाह पाक हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज।